हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन कैसा है? इट इज़ यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है ये? यूनिसेक्सुअल और डाइमॉर्फिक टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स रिप्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको पहले इसमें स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और उन्हीं में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था टेस्टिस, उसकी लोकेशन, कहाँ वो इनक्लोज्ड है या कहाँ पे वो पैक्ड है, या स्किन पाउच जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं उसमें वो पैक है, वो क्यों पैक है, वहाँ पे क्या रीज़न है इसका कि वो आउटसाइड द बॉडी है। उसके अलावा टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर कैसे स्टे करता है। ठीक है ना। और वो जो टेस्टिस है या स्क्रोटम, टेस्टिस और स्क्रोटम हमारी बॉडी से किस लेयर से या किसकी हेल्प से अटैच है। मैंने वो सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज का अपना टॉपिक है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हम आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब टेस्टिस का मैंने साइज़ बता दिया था 4 to 5 इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आज हम इसमें लेते हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नियरली कैसा होता है, लगभग हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हम इसकी बनाते हैं। तो लगभग इस तरीके से है ये। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलग करके चलते हैं तो यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये पूरा कहाँ होता है? ये पूरा का पूरा पैक होता है स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, बात ये है कि जो ये मैंने टेस्टिस बनाया है ये टेस्टिस की मेन लेयर है। ठीक है ना। क्या है ये? मेन लेयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया हम इसको कहते हैं। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। किसका बनता है ये? ये आपका फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। किसका होगा? डेंस वाइट फिब्रस टिश्यूज़ का ये बना होता है। कैसा होता है ये आपका डेंस वाइट फिब्रस टिश्यूज़ का, फिब्रस टिश्यू की बनी हुई ये लेयर होती है। और रियल में यही क्या बोली जाती है? टेस्टिस का रियल लेयर कही जाती है। ठीक है, अब क्या लेते हैं इसमें बाहर की तरफ, इसमें एक और लेयर होती है जो कि कहाँ पर होगी? जो कि इसकी पोस्टीरियर पॉइंट को छोड़ के बाकी पूरे रीजन पे होती है। कहाँ नहीं होती? वो पोस्टीरियर पॉइंट पे नहीं होती, बाकी पूरे पॉइंट पर वो उसको मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने ले ली है। तो ये इसके पोस्टीरियर पॉइंट को छोड़ के, ये पोस्टीरियर एरिया को छोड़ के बाकी पूरे एरिया में ये लेयर होती है। तो यहाँ तक हम इसको यहाँ तक ले आए। ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको अगर देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि एपिडेडिमिस बन जाता है तो हमने इसको क्या करा? हमने इसको यहीं तक ले लिया। इस डायग्राम में यहीं तक हमने इसको ले लिया है। तो ये इस तरीके से आपका क्या है? टेस्टिस का सबसे आउटर कवर या आउटर लेयर तैयार हो गई। तो आउटर कवर या आउटर लेयर हमने टेस्टिस का तैयार कर दिया है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो ये आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस हम इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बाहर की लेयर होगी जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा गया है। अंदर की तरफ होगी इसमें जो रियल लेयर कही जाती है, रियल वॉल कही जाती है टेस्टिस की, वो कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है बेटा, अब क्या होता है? ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये फिंगर लाइक फोल्ड लेती हैं। क्या लेती है? फिंगर लाइक फोल्ड अंदर की तरफ लेती हैं। तो
तो जो ये फिंगर लाइक फोल्ड लेती हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से जो टेस्टिस होता है वो इंटरनली क्या ले लिया इसने, फिंगर लाइक फोल्ड्स ट्यूनिका एल्बोजिनिया ने ले लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जो टेस्टिस है वो इंटरनली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड हो गया है। क्लियर है? तो क्या ले लिए, ट्यूनिका एल्बोजिनिया ने ही क्या ले लिए हैं, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्शन ले लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से इंटरनली जो टेस्टिस है वो किस में डिवाइड हो गया, लोब्स में, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं, इनका नंबर 200 to 300 इनका नंबर होता है। कितना नंबर इनका, कोर होलो नंबर 200 to 300 इनका काउंट होता है। ठीक है, बट बेटा जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इनका जो काउंट है, जैसे मैंने लिखा 200 to 300, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका काउंट क्या है, 250 है। तो आपने एनसीईआरटी को याद रखना है। अगर आप रिफ्रेशर आप देखोगे तो 200 to 300 मिलेगा, बट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें कितना काउंट मिलेगा, इसको 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आया मेरी बात? तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया ने क्या लिया, अंदर की तरफ फोल्ड लिया, फोल्ड करके क्या करती है वो टेस्टिस को जो छोटे छोटे लोब्स में कन्वर्ट कर देती है, डिवाइड कर देती है, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, जिनका नंबर अगर आप रिफ्रेशर वगैरह आप पढ़ते हैं तो 200 to 300 पर आपके एनसीईआरटी ने 250 उसको दिया हुआ है। तो आपने क्या याद रखना है, 250 आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिस के अंदर की, जो अंदर की तरफ है। अब इसमें क्या मिलेगा, अब इसमें क्या होती है, हर एक लोब के अंदर, इसके अंदर हर एक लोब के अंदर 1 to 3 क्या होती हैं, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो कितनी होती हैं, 1 to 3 हाईली कोइल्ड। तो अंदर की तरफ तो वो कोइल्ड होती है, जबकि बाहर की तरफ वो स्ट्रेट हो जाती है। तो अंदर की तरफ क्या है, हाईली कोइल्ड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो क्या होते हैं अंदर की तरफ, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं अंदर की तरफ, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हमने इसको ले लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने ले लिया है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी हो गई, 1 to 3। तो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। अगर मैं मैक्सिमम काउंट लूँ तो 3 है, इसके हिसाब से कितने होंगे, 250। तो आप मल्टीप्लाई करके आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हर एक लोब के या टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्पर्म, या हमने लिख दिया क्या, एंड्रोजन या प्रोडक्शन ऑफ, इसका फंक्शन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन एंड स्पर्म। तो स्पर्म और एंड्रोजन का प्रोडक्शन इनका फंक्शन होगा, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होती है, वहाँ पर कुछ वो होती है, लैडिक सेल्स होती है, जो कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं, जो अंदर की तरफ तो कोइल्ड है, बट जैसे ही बाहर निकलती है वो क्या बन जाती हैं, वो स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है ना, अब क्या हुआ उन्होंने, अब जैसे ही वो अंदर से बाहर निकली, बाहर निकल के उन्होंने क्या करा, बाहर निकल के वो सभी ने मिल के क्या बना लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इन सभी ने मिल के एक नेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। तो इन सभी ने बाहर निकल के, ये मैं जो बना रहा हूँ ये स्पेस होगा इनके बीच में, तो यहाँ पर इन सभी ने मिलके क्या बना दिया, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। इस नेट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग रीटी टेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस नेट जैसे स्ट्रक्चर को, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने रीटी टेस्टिस कहा है।
क्लियर है ना। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 हर एक लोब में है। वो लोब के अंदर तो वो हाईली कोल्ड है, जबकि बाहर निकल के वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाती है। फिर उन सभी ने मिलके क्या बना लिया, एक हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर रीटी टेस्टिस तैयार कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जब रीटी टेस्टिस से आगे स्पर्म चलेंगे तो यहाँ पर 10 to 12 कितनी 10 to 12 यहाँ पर ट्यूब निकलती है। कितनी ट्यूब बनती है बेटा, यहाँ पर 10 to 12 यहाँ पर ट्यूब होती है। तो कितनी ट्यूब होगी बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको होगी 10 to 12 और कहीं कभी रिफ्रेशर अगर आप पढ़ोगे तो 10 to 20 जो यहाँ पर आपको क्या मिलती हैं, ट्यूब्स मिलती हैं, जिनको हम वासा इफ्रेंटिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो कितनी हो गई ये हमने लिख दिया 10 to 20 वासा इफ्रेंटिया। तो मैंने यहाँ पर इनको, ये जो ट्यूब्स हैं मैंने इनको लिख दिया है कितना, वासा इफ्रेंटिया हो गए कितना 10 to 20। काउंट वैसे इसका आता नहीं है कभी, बट फिर भी आप याद रखना। तो 10 to 20 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि रीटी टेस्टिस से बाहर निकल रही है, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं वासा इफ्रेंटिया। ठीक है ना। तो वैसे इफ्रेंटिया क्या करती है, जो स्पर्म अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उनको बाहर लेकर चलती हैं। अब बाहर लेके कहाँ जाती है, बाहर लेके वो हाईली कोइल्ड रीजन के अंदर जाती हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एपिडेडमिस कह देते हैं। ठीक है भाई। अब आगे हम लोग लेके चलते हैं इसमें एक रीज़न जो कि यहाँ बाहर की तरफ होगा, जो कि यहाँ होगा बाहर की तरफ। यहाँ भी हमने ले लिया इसको नीचे से। तो यहाँ पर ये रीज़न है पूरा का पूरा। हम इसको बेटा बना लेटरली रहे हैं, बट एक्चुअली ये पोस्टीरियर पे है। क्या है ये, पोस्टीरियर। तो एक पॉइंट याद रखना, जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर पॉइंट को छोड़ के बाकी पूरे पर ये रहते हैं। इसका मतलब जब आप टेस्टिस को देखते हो तो वो आपको फ्रंट से दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल पीछे। तो एंटीरियर आपको दिखता है, पोस्टीरियर आपको दिखता नहीं है। बट मैंने आपको क्या बना रहा है, मैंने दिखाने के लिए, ये क्या हो गया, ये एंटीरियर पोर्शन होगा और ये कौन सा है, पोस्टीरियर पोर्शन है। समझ आए मेरी बात। तो जब ये ट्यूब्स यहाँ से बाहर निकलती हैं तो बाहर निकल के क्या बनाती है, बाहर निकल के किसके अंदर गई है, बाहर निकल के ये जाती है एपिडेडमिस के अंदर। ठीक है, एपिडेडाइडमिस। तो ये हो गया आपका एपिडाइडमिस। तो ये क्या है आपका यहाँ पर एपिडाइडमिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया एपिडाइडमिस। ह्यूमंस में जो एपिडाइडमिस है उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो हाईली कोइल्ड रीजन है। यहाँ पर भी जनरली क्या बोला जाता है कि स्पर्म यहाँ पर स्टोर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल मैचुरेशन या फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन वो लेते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये एपिडाइडमिस मैंने बना दिया, कौन से साइड पे है ये टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे है। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हम लेते हैं कि यहाँ पर जो ये वासा इफ्रेंटिया है, वैसा इफ्रेंटिया कितनी 10 to 20 वैसा इफ्रेंटिया आ रही है। तो सबकी सब यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे आई है ये। तो यहाँ पर सब ने आके क्या बना दिया है, यहाँ पर ये आई है यहाँ से। तो यहाँ से सब ने आके क्या बना दिया है, यहाँ से सब ने आके एक हाईली कोइल्ड रीजन ये तैयार करती है। ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ तो हाईली कोइल्ड रीजन है। तो एपिडाइडमिस का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो हाईली कोइल्ड होता है। क्या होता है ऊपर का हिस्सा, ये हाईली कोइल्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाईली कोइल्ड पार्ट कापुट बोला जाता है। तो ये क्या बोला जाता है, ये आपका कापुट एपिडाइडमिस कहा जाता है। तो कापुट एपिडाइडमिस या हेड इसको कहा गया है। तो हेड या कापुट एपिडाइडमिस हाईली कोइल्ड है। इसके नीचे आइए, इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, इसके नीचे का रीजन थोड़ा सा लेस कोइल्ड मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बॉडी या कॉर्पस कहते हैं।
समझ आया मेरी बात। तो सबसे ऊपर का हेड हाईली कोइल्ड है, कापुट। मिड बॉडी या मिड रीजन क्या बोला जाता है, बॉडी कहा जाता है या मिड बॉडी बोल देते हैं इसको। तो ये बन गया कॉर्पस, ये लेस कोइल्ड है। जबकि जो सबसे नीचे का रीजन है वो लीएस्ट कोइल्ड होता है। कैसे होता है सबसे नीचे का रीजन, लीएस्ट कोइल्ड। तो ये रीजन बोला जाता है क्या, टेल, लीएस्ट कोइल्ड और क्यूडा। समझ आया मेरी बात। जो एपिडाइडमिस है कितना है, 6 मीटर लेंथ इन ह्यूमंस। ये हाईली कोइल्ड है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर का वो हाईली कोइल्ड रीजन जिसको हेड या कापुट बोला। मिड में क्या आ गया, बॉडी जो कि लेस कोइल्ड है, कॉर्पस। और सबसे नीचे क्या आ गया, टेल जो लीएस्ट कोइल्ड रीजन होता है। समझ आया मेरी बात। अब क्या होता है यहाँ से, अब जो एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस ओपन होता है। क्या होता है बेटा, एपिडाइडमिस ओपन होता है। किस में ओपन होता है, यहाँ पर एक ट्यूब इसमें से चलेगी बाहर, ठीक है ना। अब जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये डक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं। आपने कौन कौन सी डक्ट पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी ये रेटिटेस्टिस पढ़ी थी, वास एफरेंटिया, एपिडाइडमिस, और लास्ट कौन सी थी, वास डिफरेंस। तो यहाँ पर अब जो ट्यूब निकलेगी वो वास डिफरेंस कही जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होता है, एक एम्पुलर रीजन होता है, छोटा सा एक एम्पुलर रीजन है। अब एम्पुलर रीजन के बाद में ये आपकी निकल जाती है क्या, ये आपकी चली जाएगी वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस कहाँ चली जाती है, ये वास डिफरेंस एंटर कर जाते हैं एब्डोमेन रीजन में। कौन से रीजन में, ये एब्डोमेन रीजन में एंटर कर जाती है। समझ गए, ये हो गई आपकी क्या, वास डिफरेंस। क्या होगी बेटा, ये वास डिफरेंस हो गया है, जो कि कहाँ चली गई है, जो कि अंदर की तरफ एंटर कर गई है। कहाँ की तरफ एंटर कर गई है, ये एब्डोमेन में चली जाती है। तो वास डिफरेंस ये आपका बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। एक बार आपको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, ये है टेस्टिस का कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसको आप सही से ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो उसकी जो मेन लेयर है वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती हैं। बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजिनलिस है, जो कि एंटीरियर साइड पर और लेटरल साइड पर दिखाई देती है, जबकि पोस्टीरियर पर ये नहीं होती, ठीक है। पोस्टीरियर पे क्या होता है, वहाँ पर एपिडाइडमिस होता है। एक और लेयर में बना देता हूँ, एक और लेयर होती है बेटा इसमें। एक जो लेयर हम बनाते हैं इसमें, जो तीसरी लेयर हम कहते हैं, वो टेस्टिस के अंदर होती है, जिसको हम ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहते हैं, ठीक है ना। मैं अगर इसमें अंदर की तरफ एक यहाँ पर एक लाइन बना दूँ, ये तो ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर बिल्कुल उसी के नीचे लगी हुई एक लेयर होती है। तो ट्यूनिका वेजिनलिस के बिल्कुल ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बिल्कुल नीचे लगी हुई एक लेयर होती है। किसके नीचे लगी हुई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बिल्कुल नीचे लगी हुई एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा हम इसको कहते हैं, जो कि क्या करती है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है। किसको, टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड के साथ क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आते हैं। तो बेटा ये आपका पूरा है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे का डायग्राम आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग ले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैं पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अभी मैंने आपको 2 पार्ट में ही पूरा पढ़ाया है, अब हम दोनों को एक जगह अटैच कर देते हैं, ठीक है। समझ आए मेरी बात। देखो हम लोग कैसे तैयार करते हैं, हम लोग स्क्रोटम से लेके चलते हैं। स्क्रोटम में क्या होते हैं, टेस्टीज। तो मैंने क्या ले लिया है, मैंने एक साइड में अलग मतलब दोनों टेस्टीज अगर मैं बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ले लिया है क्या, ये टेस्टीज मैंने यहाँ से ले लिया है, एक टेस्टीज साइड में, और एक मैं ले लेता हूँ इस साइड में। तो ये मैंने क्या ले लिए हैं, ये मैंने 2 टेस्टीज मैंने ले लिए। टेस्टीज का साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, वो ये कितना होता है भाई, 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, टेस्टिस का साइज होगा। तो एंटीरियरली आपको दिखाई देता, पोस्टीरियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से इसमें क्या राइज होते हैं, दोनों साइड से हम लोग ले लेते हैं। तो अंदर की तरफ हो गया यहाँ पर ही, तो दोनों साइड से हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया कि यहाँ पर आके आ गई एक, यहाँ पर आ गई एक वेज डिफरेंस आ गई, क्या आ गई यहाँ पर, वेज डिफरेंस आ गई दोनों साइड में, ठीक है। अब वेज डिफरेंस से क्या निकल के चलता है, कहाँ पर होते हैं दोनों, ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अब क्योंकि इसको अलग अलग दिखाना है, क्योंकि बीच में हम लोग पीनस को लेकर आएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर टेस्टिस हो गया, दोनों साइड में टेस्टिस हो गया। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ये क्या बन गई, ये बन गई भाई एपिडाइडमिस। तो ये एपिडाइडमिस हो गई, तो सेम उधर हो गया एपिडाइडमिस हो गया, ठीक है। अब एपिडाइडमिस से क्या रिलीज़ होता है, एपिडाइडमिस से रिलीज़ होती है वास डिफरेंस, ठीक है। अब जो ये वास डिफरेंस है, अब ये कहाँ जाती है, अब वास डिफरेंस यहाँ से निकल के बाहर जाएगी। अब आपको मैंने बताया था जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम एब्डोमेन से अटैच है, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ इंगोल कैनाल, जबकि टेस्टिस एब्डोमेन से अटैच है, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोर्ड, ठीक है। स्क्रोटम अटैच है एब्डोमेन से, इंगोल कैनाल से, टेस्टिस अटैच है एब्डोमेन से, किसकी हेल्प से, स्पर्मेटिक कोर्ड। तो अब ये जो वेज डिफरेंस यहाँ से निकलेगी, ये कहाँ से है जी, ये स्पर्मेटिक कोर्ड में होती है, स्पर्मेटिक कोर्ड से होती हुई अंदर चली जाएगी। तो स्पर्मेटिक कोर्ड अंदर, इंगोल कैनाल बाहर, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर होता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर, तो एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर है, तो मैंने एक यहाँ पर ये एक, यहाँ चलो मैं यहाँ एक यूरिनरी, मैंने एक यूरिनरी ब्लैडर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि ये बीच में मुझे लेना है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर को ले लिया है और ये हम लोग बना देते हैं यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमने एक यूरिनरी ब्लैडर बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, हमने ले लिया है, ठीक है भाई। ये क्या ले लिया हमने, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर पे क्या आती है, दोनों साइड से, दोनों किडनी से क्या आती है, दोनों किडनी से आती है यूरिटर। तो दोनों किडनी से यूरिटर आके इसमें ओपन होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी वही यूरिटर। तो दोनों साइड से यूरिटर आ रही है, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या बेटा, अब इसमें दोनों साइड से क्या निकल रही है, दोनों साइड से वेज डिफरेंस निकल रही है। ये वेज डिफरेंस यहाँ से जाएगी और इसके ऊपर से कोल्ड करके आएगी, इसके ऊपर से क्या लेके आएगी, लूप लेके आएगी। एक साइड इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो ये दोनों साइड से क्या करेगी ये, तो दोनों साइड से ये लूप लेकर आएगी। तो साइड भी हो गया और मैंने इस साइड बना दिया। तो दोनों साइड से यूरिटर कहाँ चली गई, सॉरी वेज डिफरेंस ऊपर चली गई है, वेज डिफरेंस ऊपर चली गई। यूरिटर के ऊपर से क्या करके आएगी, वो कोइल्ड करके या एक कोइल करके वहाँ से आएगी वो। क्लियर है, दोनों साइड से हो गया ये, ठीक है, समझ आया। अब होगा क्या बेटा, इसमें यहाँ पर ये दोनों साइड से आ रही है, अब मैंने इसको ले आया मैं नीचे। अब ये किसके साथ अटैच हो गई, ये अटैच हो गई नीचे, क्या है, यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा से आके अटैच हो गई, ठीक है। ऊपर से आ गई दूसरी। अब पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे ये दोनों आ रही है ऊपर से, दोनों आके यहाँ पे क्या हो गई, ये यूरिटर पे आके अटैच हो गई एक साथ। अब बात क्या है कि इस दोनों, ये जो दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों जो वास डिफरेंस है, ये क्या है, डक्ट है। इन डक्ट के साथ में, इन डक्ट के साथ में वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है ना।
तो यहाँ मैंने ले लिया थी 1 पेयर ऑफ, एक सेमिनल वेसिकल यहाँ लगी है इसके साथ, और एक सेमिनल वेसिकल हमने ये ले ली, ठीक है। तो 2 सेमिनल वेसिकल यहाँ पर अटैच है, तो 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इसके साथ में अटैच है, ठीक है ना। तो 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इसके साथ अटैच है, और जिस पॉइंट पर ये अटैच है उस पॉइंट पे जो वैस डिफरेंस होती है वो थोड़ी सी ब्लग्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है? ब्लग्ड हो जाती है। तो क्या बना लेती है वो? एम्प्यूला। क्या बनाती है वो? एम्प्यूला। तो सेमिनल वेसिकल, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल अटैच है, तो वैस डिफरेंस के जिस पॉइंट के साथ वो अटैच होती है वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर एक एम्प्यूला होती है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर लिख दिया एक एम्प्यूला है। तो एम्प्यूला है, एम्प्यूला में आगे जो सेमिनल वेसिकल है उसका प्रोडक्ट गिरता है, ठीक है। अब बात क्या है, अब पीछे से तो क्या वैस डिफरेंस चल रही थी, अब जो वैस डिफरेंस है बेटा, अब वो वैस डिफरेंस नहीं रहेगी। अब वो क्या नहीं रहेगी? अब वो वैस डिफरेंस नहीं बोली जाएगी, अब वो एज इजैक्यूलेटरी डक्ट काम करेगी। क्लियर होगी मेरी बात? पहले हम लोग क्या कह रहे थे? इसको वैस डिफरेंस कह रहे थे, बट जैसे ही सेमिनल वेसिकल उसमें ऐड हुई, एम्पुला वहाँ पर है जहाँ पर वेसिकल अटैच है, अब उसके आगे की जो वैस डिफरेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट, हम इसको कह देते हैं। समझ आया? तो ये क्या बन गई है? अब ये बन गई है इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर हो गया? अब इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है? यहाँ पे क्या है? यूरिथ्रा। किस में है ये? पीनस में। तो हमने क्या करा? हमने इस यूरिथ्रा को आगे कंटिन्यू कर दिया। तो ये यूरिथ्रा हमने आगे ले ली है, तो यूरिथ्रा हम ले आए आगे, ठीक है ना। तो इस यूरिथ्रा में भी क्या आ गया है? ये इजैक्यूलेटरी डक्ट भी होगा। तो इसका मतलब जो ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा किसकी? ये जो आगे यूरिथ्रा है तो ये कॉमन पाथ है किसके लिए? स्पर्म के लिए भी, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, या ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन स्पर्म इसी के थ्रू आगे चलता है, सीमन इसी के थ्रू आगे आता है, और उसके अलावा यूरिन भी इसी के थ्रू पास होता है। तो ये क्या बन जाती है? इसको हम बोल देते हैं पेनियल यूरिथ्रा। इसको हमने पेनियल यूरिथ्रा हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। समझ आया मेरी बात? अब क्या होता है? एट द जंक्शन, जहाँ पर इजैक्यूलेटरी डक्ट किससे? यूरिथ्रा से अटैच होती है, उस पॉइंट पर क्या होता है? उस पॉइंट पर आपको एक पिरामिड शेप ग्लैंड दिखाई देती है। अब ये ग्लैंड क्या करती है बेटा? ये ग्लैंड इस पूरे रीजन को कवर करती है। क्या करती है? ग्लैंड पूरे रीजन को कवर कर लेती है, इसलिए आपको ये जंक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये जो ग्लैंड है ये क्या बोली जाती है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कही जाती है। तो ग्लैंड कौन कौन सी हैं? एक आपके पास जो हम क्या पढ़े थे? एसएसटी डक्ट्स पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ग्लैंड्स पढ़ा था। पहली ग्लैंड्स कौन सी है? सेमिनल वेसिकल पहली ग्लैंड है। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? दूसरी ग्लैंड आ गई ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। क्लियर है? दूसरी ग्लैंड क्या हो गई? ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। अब क्या होता है? तीसरी ग्लैंड, इससे आगे आने के बाद इससे आगे क्या मिलते हैं? इससे आगे यहाँ पर 1 पेयर ऑफ कार्पर्स ग्लैंड देखने को मिलती है। तो 1 पेयर ऑफ कार्पर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी कार्पर्स ग्लैंड मिलती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आपको एनसीईआरटी ने लिखा है। क्लियर है? अब उसके आगे क्या आ गया? ये पीनस में ये चली जाती है। हर ग्लैंड के प्रोडक्ट का अपना अलग काम है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट मैं यहाँ भी बता दूंगा। अब क्या होता है? जो पीनस है, जो मेल कपलेट या एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पढ़ा जाता है, जो पीनस है इसमें जो बाहर की तरफ का, अब सबसे आगे की तरफ का जो पॉइंट होता है पीनस में, इसको बोलते हैं हम यूरिथ्रल ओपनिंग। सबसे आगे क्या होता है? सबसे आगे होता है यूरिथ्रा ओपनिंग, ठीक है ना।
या मेटस हम इसको कह देते हैं। अब जब आप करते हैं साफ्ट, जब आप बनाते हैं, जो पेनस होता है, पेनस में जो सबसे आगे की तरफ का जो पार्ट होता है पेनस का, वो ब्लग्ड होता है। वो कैसा होता है, यहाँ पर ये ब्लग्ड कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, ये ब्लग्ड कहा जाता है। एंड इट कवर्ड विद द हेल्प ऑफ रिमूवेबल स्किन नोन एज फोर स्किन। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। तो ये साफ्ट है, इस साफ्ट के साथ ये अटैच है पूरी। तो ये हमने ले लिया है पूरा पीनस का, ये हमने ले लिया है। क्लियर है। तो ये जो सबसे आगे वाला सबसे ब्लग्ड पार्ट जो होता है वो क्या बोला जाता है, वो कहा जाता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ग्लांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लांस। ग्लांस कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ रिमूवेबल स्किन नोन एज फोर स्किन, नोन एज फोर स्किन। समझ आए मेरी बात। तो यह क्या आपका पूरा रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। तो ग्लांस हो गया, फोर स्किन होगी, फोर स्किन अटैच्ड विद ग्लांस, ग्लांस by the help of फ्रेनुलम। यहाँ पर एक क्या होता है, ये फ्रेनुलम एक टाइप से एक थ्रेड या लिगामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा छोटा सा थ्रेड लाइक। जैसे कि आपकी जो टंग होती है ना, टंग भी तो अटैच होती है ना फ्लोर के साथ, तो वही सेम यहाँ पर ये अटैच होती है। तो बट ड्यूरिंग द कोइटस ये जो फ्रेनुलम ये टूट जाता है। अब ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया है, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड में आते हैं एनसीईआरटी में, तो उसने क्या दिया है, उसने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं जैसे ग्लूकोज। जैसे क्या दिया है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किसका प्रोडक्ट है, ये वेसिकल का प्रोडक्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है यहाँ पर कैल्शियम। तो कैल्शियम दिया उन्होंने, ठीक है ना। और इन दोनों के साथ ही कुछ सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया है, एंड सम एंजाइम्स, वहाँ भी लिखा जाएगा ये। और ये जो सम एंजाइम वाला पोर्शन है ये आपका कैल्शियम के साथ भी आएगा, एंड सम एंजाइम्स। ठीक है ना। तो एंजाइम्स कहाँ हैं, दोनों में ही है। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो क्या है, वहाँ पर मेनली ग्लूकोज है, एंजाइम में कैल्शियम है और सम एंजाइम्स यहाँ पर भी हैं। काउपर ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन आपके एनसीईआरटी ने दिया है, इसका प्रोडक्ट का फंक्शन का होता है लुब्रिकेशन ऑफ ग्लांस। जो ग्लांस है या पीनियल जो ग्लांस है उसका लुब्रिकेशन इसका काम होता है। क्लियर है। अब बात क्या रखना है कि जो ये तीनों ग्लैंड हैं, तीनों ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है वो क्या बोला जाता है, उसको अपन लोग सीमन कहते हैं। ठीक है ना। और उसका जो पीएच है वो एल्केलाइन होता है। क्या होता है उसका पीएच, उसका पीएच एल्केलाइन होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्या लेके चलूँ, मैं यहाँ से लेके अगर आपको मैं से एक्सप्लेन करूँ कि सीमन क्या होता है, क्या लेके चलूँ, अगर मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँ कि सीमन क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से ले लिया है कि ये व्हाट इज़ सीमन, सीमन क्या होता है। तो सीमन के लिए आप क्या लिखते हैं, सीमन के लिए आपका हो गया स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड्स प्रोडक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स प्रोडक्ट। तो सीमन को जब आप डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि स्पर्म जो कि कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होके आए हैं, और एसेसरी ग्लैंड का प्रोडक्ट कलेक्टिवली मिलके क्या बोला जाता है, वो सीमन कहा जाता है। तो पर ml सीमन क्या होते हैं, 20 to 120 मिलियन आपके क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो पर इजैकुलेशन 3 to 4 ml सीमन पर इंसेमिनेशन, पर इंसेमिनेशन। अब होता क्या है इंसेमिनेशन का मतलब, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि सीमन का
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होना, ट्रांसफ़र होना। तो पर इंसेमिनेशन कितना 3 to 4 ml सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सीमन में कितना स्पर्म होता है, तो 20 to 120 मिलियन, 20 to 120 मिलियन पर मिलियंस पर ml। तो सीमन के 1 ml में कितना होता है, 1 ml में 20 to 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो सीमन क्या हो गया, स्पर्म प्लस एसेसिटी ग्लैंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब 3 to 4 ml सीमन पर इंसेमिनेशन फीमेल बॉडी में डिपॉजिट किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, पर ml जो सीमन है उसमें 20 to 120 मिलियन क्या मिलते हैं, स्पर्म। तो मिलियन स्पर्म पर ml, ठीक है ना। पर ml सीमन में 20 to 120 मिलियन क्या मिलते हैं आपको, वहाँ पर स्पर्म मिलते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर 2 डिजीज़ होती हैं, ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या क्या होती है भैया आपकी, मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया। तो जो होते हैं ओलिगोस्पर्मिया में जो काउंट होता है बेटा वो लेस देन 20 मिलियन पर ml। स्पर्म का काउंट कितना हो जाता है, स्पर्म का काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml होता है। एक होता है बेटा आपका एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया में क्या हो गया, एजोस्पर्मिया में सीमन क्या होते हैं, लगभग एब्सेंट हो जाते हैं या वो नील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट एब्सेंट। समझ आई मेरी बात, क्या हो गया, वो अप्रोक्सीमेट एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये मैंने बनाया था पेनियल यूरिथ्रा, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये पॉइंट आपने थोड़ा सा याद रखना है। ये जो भी पॉइंट हमने लिखे हैं, ये जो बनाए हैं, ये वाले पॉइंट आपने थोड़ा सा यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है ना। और जितने स्पर्म यहाँ पर बनते हैं उनमें से ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सारे नहीं होते हैं, ठीक है ना। समझ आए मेरी बात। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रखा है, ठीक है बेटा। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, समझ लीजिएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब अपन लोग बनाते हैं टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पीनस। पीनस का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन तैयार करते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम लोग ले लेते हैं इसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पीनस। तो यहाँ पर मैंने एक ये पूरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पीनस, कि मैंने एक पूरा एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके आपको यहाँ पर ही दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है मैंने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पीनस। क्लियर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो देखो पीनस में मैंने ऊपर की तरफ क्या लिखा है, तो जो ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है मैंने लिखा है डोर्सल और एक क्या नीचे लिखा है वेंट्रल, ठीक है। तो टीएस सेक्शन है, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, स्किन। सबसे बाहर की तरफ क्या हो गई, स्किन होगी, और उस स्किन के अंदर क्या मिलेगा आपको, पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डोर्सल और वेंट्रल। तो डोर्सल की तरफ सबसे बाहर क्या होगा, ये पूरे में सबसे बाहर की तरफ स्किन हो गया। फिर पीनस जो इंटरनली है बाहर की तरफ, मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दी है, ये पूरा का पूरा स्किन वाला ही रीजन है, डॉटेड लाइन के बाहर का जो है, ठीक है ना। स्किन है, स्किन के नीचे कुछ क्या कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या आ गई, सुपरफिशियल डोर्सल वेन्स। क्या आ गई, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ में डोर्सल सुपरफिशियल वेन ऑफ पीनस। कनेक्टिव टिश्यूज़ के नीचे की तरफ जो टिश्यूज़ है वहाँ पर के वहाँ भी टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या मिलेगा आपको, डीप डोर्सल वेन्स। साइड में क्या मिलेगी आपको, डोर्सल आर्टरीज, उसकी साइड में क्या मिलेगा आपको, डोर्सल नर्व। अंदर की तरफ आइए, अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पूरा ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके अंदर
दो क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा है। क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा या सेवर्नोसम है। तो ये जो कॉर्पस सेवर्नोसम या कैवर्नोसम है, ये टर्मिनेट अंडर कवर ऑफ द ग्लांस, मतलब ये ग्लांस तक होते हैं, उससे आगे पीनस में ग्रो या पीनस में एक्सटेंड नहीं होते। ठीक है, अब क्या है, इन कॉर्पस सेवर्नोसम के बीच में क्या होती है, डीप आर्टरीज, एक ऊपर क्या है डोर्सल आर्टरीज, नीचे क्या आ गए यहाँ पर ये डीप आर्टरीज। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कितने हो गए यहाँ पर, दो हो गए ये, सॉरी कॉर्पस कैवर्नोसम अपने याद रखना दो होते हैं और ये एक्सटेंड होते हैं कहाँ तक, सिर्फ ग्लांस तक, ग्लांस के बेस पर ये खत्म हो जाते हैं। नीचे की तरफ क्या दिया इन्होंने, कॉर्पस स्पोंजियोसम, बाहर की लेयर जो क्या बोली गई है जिसे कॉर्पस कैवर्नोसा को प्रोटेक्ट कर रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऐसे ही कॉर्पस स्पोंजियोसम को कौन कवर कर रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर क्या मिलती है आपको, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा पूरा एक्सटेंड होते हैं, मैंने बताया था यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रल ओपनिंग कही जाती है। जैसे कि ऊपर पड़ा कॉर्पस कैवर्नोसा टर्मिनेट हो जाती है ग्लांस के बेस पर ही, बट कॉर्पस स्पोंजियोसम इट टर्मिनल पार्ट इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म ग्लांस पेनिस। इसका मतलब ग्लांस किसने बनाया है, इसका मतलब जो ग्लांस तैयार करती है वो कौन करते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम तैयार करती हैं। बेटा अगर देखा जाए तो आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी आप इसको एक बार ज़रा रीड जरूर कर लेना। जो मेन पॉइंट इसमें आ सकता है वो आपका नॉर्मली आ सकता है कि ग्लांस को बनाता कौन है, ठीक है ना, दूसरा ये ग्लांस को कौन फॉर्म करता है, दूसरा कॉर्पस कैवर्नोसम या सेवर्नोसम कहाँ तक एक्सटेंड होता है और कितने होते हैं। क्लियर है ना, इस डायग्राम से सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें आने के चांस है, बाकी नहीं आता यहाँ से कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल अपन लोग इसमें हम ले लेते हैं तो गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग लेंगे, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, लेडिक सेल्स हम बनाएंगे कल, या फिर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका हम सेक्शन कटिंग कल हम बनाएंगे। फिर उसमें हम स्पर्म का प्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशन भी कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल अपन लोगों का है स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का लेक्चर है। ओके बेटा।